वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन को जानेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर वाटर से भरा हुआ अगर कोई मेरे पास एक ग्लास है या बीकर है, उसको जब ऐसे उल्टा करते हैं, यानी ग्लास पकड़े हुए उसको ऐसे गिरा दिया तो उसमें से पानी तुरंत गिर जाता है। लेकिन वहीं अगर एक लीफ को देखोगे तो लीफ में क्या होता है कि उसका जो पत्ता होता है उस पे वाटर जो होता है वो स्फेरिकल ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उस पे वो फैलता नहीं है। जैसे पानी को किसी भी लिक्विड किसी भी सरफेस पे गिराओ तो उसका टेंडेंसी होता है कि वो जो है स्ट्रेच होता है, फैलता है। लेकिन जब भी हम लोग किसी एक लीफ पे अगर वाटर ड्रॉपलेट को डालते हैं तो वो फैलता नहीं है, वो स्फेरिकल बॉल के फॉर्म में, स्फेरिकल शेप के फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली जैसे अगर एक पिन लेते हैं, उस पिन को अगर हम लोग पानी में ऊपर से ग्लास ऑफ वाटर में अगर ऊपर से हल्के से डालें तो वो नीचे की तरफ डिप नहीं करेगा, उसके सरफेस पे वो फ्लोट करेगा। उसी तरीके से एक अगर कोई एक इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, उसको भी अगर देखोगे तो वो भी जो है अगर कहीं पे भी अगर कोई फ्लो है, एक नहर है, तो उसमें देखोगे कि कीड़ा भी क्या होता है, बहते हुए फ्लो आउट करते हुए जाता है। तो ये सारा जो होता है आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। इन सारे का रीजन क्या होता है? सरफेस टेंशन, जिसको कि सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एक हम लोग बलून का एग्जांपल लो। बलून में क्या होता है? बलून में जब हम लोग फूंक मारते हैं, जब बलून को हम लोग फुलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसके हर पॉइंट पे क्या लगता है? प्रेशर लगता है। हर पॉइंट पे इसके प्रेशर लगता है। तो जब इसके हर पॉइंट पे प्रेशर लगता है तो इसमें जो हम लोग हवा यानी एयर भर रहे हैं उसका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या होता है? दूर होने लगता है। एक दूसरे से क्या होता है? दूर होने लगता है। तो कोई भी चीज जब एक दूसरे से दूर होने लगेगा तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। इस केस में होता क्या है कि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। तो प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी इस पे क्या होगा? ज्यादा लगेगा। और ये जो ज्यादा जो इस पे फोर्स लग रहा है, ये जो इसका जो ये स्फेरिकल सरफेस है, बलून को जब फुलाए तो इसका ये जो ऐसे सरफेस है ये एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि इस फोर्स को इक्वली डिवाइड कर लेता है। मतलब ये जो फ्री सरफेस होता है, ये जो फ्री सरफेस है ना, वो ये कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया में इसको क्या कर लिया जाए? इस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सेम चीज आपका जो है वो जो ड्रॉपलेट है उसमें भी होता है, यानी वो जो पानी का जो ड्रॉप होता है जो लीफ पे आ जाता है, सिमिलर चीज जैसे इसमें, जैसे बलून में कैसे हो रहा है कि हर पॉइंट पे उस पे जो प्रेशर लग रहा है तो उसके कारण जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो उन पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वो अपने आप को कर्व कर ले रहा है। सिमिलर चीज इसमें भी होता है। वाटर चाहता है वाटर का मिनिमम सरफेस एरिया में रह जाए, यानी सिकुड़ जाए मिनिमम सरफेस एरिया में। तो इस पे भी हर पॉइंट पे वाटर सरफेस ड्रॉपलेट के प्रेशर लगता है, जिसके कारण जो इसके भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसमें इसमें भी प्रेशर ज्यादा लगता है, फोर्स ज्यादा होता है। तो ये एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह गोल से क्या करता है? अपने आप को कवर कर लेता है और एक ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। समझ में बात आई? सिमिलर चीज जो है आपका इंसेक्ट में भी होता है। तो सरफेस टेंशन का बेसिकली आपका इसका तो सरफेस टेंशन का बेसिकली डिफिनीशन ये हो जाएगा कि द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन व्हिच ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। यानी जो फ्री सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ताकि कम से कम सरफेस एरिया में, कम से कम जगह में जो है वो, मतलब कम से कम जगह को वो ऑक्यूपाई कर सके, कम से कम सरफेस एरिया वो ले सके। इसका एसआई यूनिट आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन को ऐसे समझो ना कि कोई भी फ्लूइड का जो सरफेस है, टेंशन मतलब क्या होता है? एक फोर्स। एक फोर्स, तो सरफेस पे जो उसका फोर्स लग रहा है, सरफेस के कारण उसका जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे अब एक और तरीके से इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है जो कि पूरी तरीके से एक फ्लूइड से भरा है। अब इसमें एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के अराउंड में भी बहुत सारे क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे होंगे तो अगर ये कोई, जैसे ये वाला पार्टिकल अगर इस पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये वाला इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इसको खींचता है तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, ये इसको अगर खींचता है तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। लेकिन यही चीज अगर पानी के सरफेस पे हो, पानी के सरफेस पे हो, तो इस केस में होता क्या है कि ये जो है इसको अपनी तरफ खींचा तो ये तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, नीचे में भी होगा दो चार, तो ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा। लेकिन पार्टिकल्स जो यहाँ है, पानी के सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को तो खींच ले रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ऊपर में तो इसके कुछ नहीं है। ये जो पानी का सरफेस है इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, जिसके कारण ये जो पार्टिकल होता है ये क्या होता है? नीचे की तरफ सिंक करने लगता है। तो पानी का जो ये सरफेस होता है, वो जो पार्टिकल है वो जो नीचे की तरफ सिंक करने लगता है, तो यही जो पानी होता है ना, ये हल्का सा ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, यानी सिग्मा। समझ में बात है? सरफेस टेंशन क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा यानी सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन। यानी लिक्विड के सरफेस जो होता है, लिक्विड का अगर कोई भी फ्लूइड है उसका कोई एक सरफेस होता नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये उसका एक सरफेस है, ये उसका एक सरफेस है। तो इस सरफेस का जो लेंथ है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वही चीज यहाँ लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द इमेजिनरी सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन, यानी कि उसके सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज योर सरफेस टेंशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है सरफेस टेंशन का, जैसे एक एग्जांपल ये भी होता है कि अगर देखते होंगे कि अगर कोई एक बहुत पतला, अगर एक कॉइन है, एक कॉइन लेते हैं, उस कॉइन पे अगर वाटर का तुम ड्रॉप डालो, उस कॉइन पे वाटर का क्या करो, ड्रॉप डालो, तो वो कॉइन से वाटर पे बहुत सारा अगर ड्रॉप आ जाएगा, यानी 40 to 50 ड्रॉप्स भी डालोगे तो उस कॉइन पे से वाटर ड्रॉप बाहर नहीं जाएगा। या फिर अगर नहाते हो, नहाते समय खुद देखना, जब मग जो है पानी में जब डुबो और पानी से निकालो खाली मग, तो उसके जो सरफेस होता है उस पर वाटर देखते हो ड्रॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो जो है फैलता नहीं है, केवल ड्रॉप के फॉर्म में वाटर जो होता है उस मग के सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सरफेस टेंशन का, समझ में बात आई। अब जानते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास अगर कोई एक बीकर है, इसमें पूरा जो है टॉप तक एकदम पानी भरा हुआ है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है कि जैसे मेरे पास ये एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है इस वाटर का, ये जो मॉलिक्यूल है इसके आसपास जो है बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल से ये एक इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है, स्फीयर ड्रॉन बाय टेकिंग अ मॉलिक्यूल एट सेंटर, यानी सेंटर पे एक मॉलिक्यूल लिए एंड रेडियस इक्वल टू अ मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज मतलब होता है कितना दूर तक उस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है। तो मानते हैं कि उस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जो है इतने दूर तक है, यानी ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इतने दूर तक इस मॉलिक्यूल का क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये सारे पार्टिकल्स जो है इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल रेडियस है। तो ये सारे मिलके एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर का, एक इमेजिनरी स्फीयर का, किसका, एक इमेजिनरी स्फीयर का फॉर्मेशन करेंगे। और यही जो इस इमेजिनरी स्फीयर होता है इसको हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी स्फीयर ड्रॉन बाय टेकिंग अ मॉलिक्यूल एट सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना दूर तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो सारे जितने भी इसके अराउंड में मॉलिक्यूल तो होंगे उन पे इक्वल अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो वो एक स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस एनर्जी क्या होता है, देखिए यहाँ पे टर्म आता है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, यानी एरिया में जो इंक्रीज होता है उसको, अगर वर्क डन मतलब वर्क डन एरिया में जो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग वर्क डन से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। यानी वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस बाय यूनिटी, यूनिटी से जो है एरिया सरफेस का इंक्रीज करना। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म को समझते हैं, जैसे बुलबुला बनाना जानते हो, बबल्स, बबल्स जानते हो, उसमें क्या होता था कि एक ऐसे आपका एक बबल वाला सोप लाइक स्ट्रक्चर होता था, एक सोप लाइक एक बबल वाला, मेले वेले में जाते थे तो उसमें बबल का ये एक सोप वाला स्टिक खरीदते थे। उस स्टिक वो क्या कुछ ऐसा टाइप का स्टिक देता था जिसमें ऐसे होता था, कुछ ऐसे स्टिक देता था ना, जिसको जब इसमें डुबोते थे तो इस पर हल्का हल्का पतला सा परत आ जाता था और इसमें जब ऐसा करके फूंक मारते थे तो खूब सारा बबल्स निकलता था। तो उसी चीज को आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे वो होता है। देखो यहाँ पे वैसे हम कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, आपका एक सोप है, सोप से बना हुआ एक लिक्विड है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है, ये जो आपका है एक चीज है जिसको कि हम लोग खींच सकते हैं, एक पिस्टन टाइप समझ लो। अब इसको जब हम लोग एक्स डिस्टेंस तक क्या किए, खींचे, एक्स डिस्टेंस तक जब इस चीज को हम लोग खींचे तो ये जब आगे की तरफ हम लोग खींचे तो आगे की तरफ इस पर फोर्स लगा, तो इस पर पीछे की तरफ भी कुछ फोर्स लगेगा। तो आगे की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है ना वो लग रहा है सिग्मा एल, सिग्मा एल, और पीछे की तरफ भी जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिग्मा एल, पीछे की तरफ भी जो फोर्स लग रहा है
वो लग रहा है सिग्मा एल। तो दो फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी पे जो एक्स डिस्प्लेसमेंट किया ये बॉडी, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? इस पे टोटल फोर्स लग रहा है 2 टाइम्स सिग्मा एल, यानी सिग्मा एल प्लस एल, सिग्मा एल एक फोर्स ये प्लस एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इधर अगर लग रहा है तो अपोजिट में भी लगेगा, प्लस सिग्मा एल। तो ये 2 सिग्मा एल, दो फोर्स लग रहा है। अब इस वैल्यू को हम लोग को याद रखना है। तो ये जो आपका एक मूवेबल जो आर्म है, एक पिस्टन है, इस पे जो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसका लेंथ क्या है? एल। इस पिस्टन का ये जो पूरा है, इसका लंबाई जो है ऐसे ऊपर से नीचे, वो है आपका पूरा एल। ऊपर से नीचे का क्या है? एल। तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है? सिग्मा इंटू एल। तो ये जो फोर्स लग रहा है 2 टाइम्स सिग्मा इंटू एल, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है, अच्छा एक आर्म पे, ये जो आर्म है एक आर्म पे कितना लग रहा है? इतना। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लग रहा है? 2 सिग्मा एल। फोर्स कितना लग रहा है? 2 सिग्मा एल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स। तो मेरा यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हो गया 2 सिग्मा एल एक्स। ये मेरा क्या हुआ? वर्क डन हुआ। अब इसमें सरफेस एरिया में, यानी एरिया में कितना इंक्रीज हुआ? तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है आपका? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें लेंथ से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स। और लेंथ कितना है? एल। तो इधर जितना एरिया जाएगा उतना ही इधर, दोनों तरफ इक्वल होगा। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ? तो एल इंटू एक्स प्लस एल इंटू एक्स। ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एल एक्स। 2 टाइम्स एल एक्स आया कि नहीं आया? अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? सरफेस एनर्जी होता था वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन कितना है? 2 सिग्मा एल एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा 2 सिग्मा एल एक्स। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आया? 2 एल एक्स। इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आया? 2 एल एक्स। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। तो यहाँ पे एस जो है वो किसके बराबर आ गया? सिग्मा के बराबर। एस यहाँ पे क्या है? सरफेस एनर्जी। और सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि सरफेस एनर्जी, इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि सरफेस एनर्जी जो होता है, यानी सरफेस पे जो एनर्जी लगेगा वो हमेशा सरफेस टेंशन के बराबर होता है। इस चीज को यहां से हम लोग क्लियर किए कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब हम लोग प्रेशर डिफरेंस को समझते हैं क्रॉस ऑफ कर्व लिक्विड सरफेस, यानी छोटा सा टॉपिक है। देखो एक 3 केस लिए हैं, 3 केस में समझ जाएंगे, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहले केस में आपका क्या हो रहा है? पहले केस में एक हम लोग सिल्वर का ग्लास लिए हैं, यानी चांदी का एगो ग्लास लिए हैं और उसमें प्योर जो है वाटर फिल्ड आउट है। अब इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है? ऊपर से वेपर का, यानी ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस पे लग रहा है। और नीचे से इस पे क्या लग रहा है? इस सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर लग रहा है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक यानी वेपर का प्रेशर लग रहा है, नीचे से लिक्विड का। इसमें भी ऊपर से सिमिलरली एटमॉस्फेरिक और नीचे से लिक्विड प्रेशर, इसमें भी एज इट इज हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि केस 1 में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी वेपर का जो प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड प्रेशर के बराबर है। इस केस में क्या है? वेपर प्रेशर लिक्विड प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जीरो। यहाँ पे सेकंड केस में अगर देखेंगे तो प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सेकंड ग्लास में क्या? मरकरी है और वो एक ग्लास के चैम्बर में है। तो मरकरी में क्या होता है कि मरकरी जो है ऊपर से हल्का सा ऐसा कर्व शेप हो जाता है, यानी जब ग्लास में उसको डालोगे तो ऊपर से वो हल्का क्या हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। तो जब ये कर्व्ड होता है तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो ऊपर से जो वेपर का जो प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे कम ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर अगर ज्यादा है तभी ना ये इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? पुश आउट कर रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? PL माइनस PV। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिक्विड प्रेशर से ज्यादा है, जिसके कारण ये इसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है। इसमें क्या? वाटर है और ये ग्लास है। तो यहाँ पे PV इज ग्रेटर देन PL, यानी PV माइनस PL। ये सारे क्या हो गया? आपके प्रेशर डिफरेंस ऑन द कर्व सरफेस एरिया।